जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 डेटा सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जो है कि बहुत सारे आपका टेक्निकल वैकेंसी आए हुए हैं जो कि आईटीआई रिलेटेड आपका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। जैसे कि अभी सबसे लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो इसरो के भी आपके एग्ज़ाम होने वाली है। फिर आपका एक बीटीएससी का फॉर्म भरा हुआ है, उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। इसी के एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है कि मैंने एक क्वेश्चन लगा, ये देखिए ये जो है कि अलग अलग प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए सवाल हैं। ये आपका हर एग्ज़ाम में जो भी टेक्निकल रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं वो सभी के लिए आपका हेल्पफुल होने वाला है। उसके रिगार्डिंग जो है कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन एक लेके आया है जो कि आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें कि ट्रेड थ्योरी आपको रहने वाली है, प्लस 1 से 2 आपका मैथ्स का रहेगी और 1 से 2 आपका साइंस का क्वेश्चन होने वाला है इस 40 में। क्योंकि किसी भी आप टेक्निकल एग्ज़ाम में बैठ जाओ तो उसमें आपको जो है कि सारे विषय से आपका आईटीआई रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट है वो सारा सब्जेक्ट, जैसे कि आपका ट्रेड थ्योरी हो गया, WCS हो गया जिसमें कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जिसमें कि मैथ्स भी रहता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये सारा आपको जो है एग्ज़ाम में पूछता है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है कि हमने क्या किया कि यहाँ पे अलग अलग सारे डिपार्टमेंट का जो है कि क्वेश्चन को यहाँ पे हमने मैच करके प्रीवियस से जो पूछे गए हैं जो कि आगे भी आपको पूछने के चांसेस है उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन बोलता है लेथ मशीन का कौन सा घटक कंपोनेंट जो है कि संपूर्ण मशीन यानी संपूर्ण मशीन के लिए प्राथमिक समर्थन, प्राइमरी सपोर्ट और संरेखण अलाइनमेंट प्रदान करता है तथा मशीनिंग में सटीकता सुनिश्चित करता है। ये बोलना चाह रहा है कि लेथ मशीन में कौन सा ऐसा है जो कि पूरे मशीन का जो है कि कंपोनेंट, पूरे मशीन के कंपोनेंट को एक संपूर्ण मशीन सहारता देता है और जो है कि मशीन में सटीकता एक्यूरेसी बना रखता है। ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन देता है बेड, सेकंड ऑप्शन है टेल स्टॉक, थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैरेज, और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो हेड स्टॉक। सबसे पहली बात कि लेथ मशीन है क्या, तो लेथ मशीन की अगर हम बात करें तो लेथ मशीन इसको क्या बोलते हैं, ऑल ऑफ जो है कि सभी मशीनों की माँ के रूप में, इसका सेकंड नाम क्या है, मदर ऑफ ऑल मशीन्स। ठीक है, सबसे पहला बात तो यहाँ पे ये हो गया। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सभी मशीनों की माँ किसे कहते हैं, तो यह आपका लेथ मशीन को। अब यहाँ पे बात करिए चारों ऑप्शन की, तो चारों ऑप्शन का हम लोग को सबसे पहले इसका काम पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करें अगर हम नीचे से लेकर चलते हैं तो आपका जब भी लेथ मशीन होता है, ये लेथ मशीन में 2 एंड होता है, एक साइड को रहता है हेड स्टॉक और एक साइड रहता है टेल स्टॉक, और ये जिसपे सम्मिलित रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं बेड। तो इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा था कि इस पर सारा जो है कि मशीन का भार रहता है, तो हमारा बेड पे रहता है। तो इधर साइड मतलब हेड स्टॉक हो गया, ये साइड टेल स्टॉक, हेड स्टॉक और टेल स्टॉक। एक कैरेज कहाँ पे होता है, तो ये बीच में जो है कि कैरेज होता है जिसके ऊपर के आपका टॉप स्लाइड, टूल पोस्ट ये सारा बंधा होता है, जिसकी सहायता से कि हम किसी भी जॉब को हम आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेड इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ क्वालिटी थोड़ा पुअर क्वालिटी है, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोगों ने क्या अब तक देखिए क्या होता है ना, हर लोग 1 लाइनर क्वेश्चन तो याद कर लेते, लेकिन अब जो है कि 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि अब जाता है स्टेटमेंट बेस। और इसमें आज का जो सेशन है आपको 20 क्वेश्चन में आपको 10 से 12 जो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को समझना अच्छे से तो पूरा अंत तक आपको वीडियो में बने रहना होगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है, एक मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का पिच 0.5 mm है तथा थिम्बल पर 50 बराबर डिवीजन बने हुए यानी 50 बराबर भाग बने हुए, तब मापन यानी मेजरमेंट के समय, तो ये बोलना चाह रहा है कि एक वर्नियर माइक्रोमीटर है, ठीक है, जिसमें कि वहाँ पे उसका पिच जो है कि 0.5 mm दिया हुआ है, क्लियर, जिसमें कि स्लिप का रीडिंग जो आ रहा है वो 12.5 है। स्लिप का रीडिंग क्या है, तो 12.5 है। वहीं थिम्बल रीडिंग क्या आ रहा है, तो 28 डिवीजन है। थिम्बल रीडिंग की बात करें तो कितना है, 28 डिवीजन है, क्लियर। और वहीं वर्नियर स्केल पे जो कि 6th डिवीजन जो है कि मेल खा रहा है। तो अंतिम फाइनल मेजरमेंट क्या होगा, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन रहे ना तो ये सारे क्वेश्चन जो है कि आपका काफ़ी अच्छा ही होता है। इससे पहले नॉर्मली क्या याद करके रखते हैं, तो जो है कि हम लोग लिस्ट काउंट याद करते हैं, वर्नियर माइक्रोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट बोल देता है, तो लिस्ट काउंट वहाँ पे कहता है 0.01। बट यहाँ पे क्या है, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर, तो इसका लिस्ट काउंट का 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है, थोड़ा सा वर्ड चेंज किया और आपका लिस्ट काउंट भी बदल गया, क्लियर। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात किया गया है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का रीडिंग पूछा है कि क्या होगा। पहले मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ।
ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है 12.780, सेकंड ऑप्शन बोलता है 12.786, थर्ड ऑप्शन बोलता है 12.860 और फोर्थ बोलता है 12.806। यानी कि ऑप्शन भी काफ़ी नियरेस्ट है सारे ऑप्शन। तो इस वजह से हमने जो क्या वो क्वेश्चन भी दिया और अब जो है कि देखिए इसको बनाया कैसे जाता है ये सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ और आप जो है कि अच्छे से देखना। हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वन मेन स्केल डिवीजन क्या है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है आपको वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.01 मिलीमीटर। कब होगा, जब आपका नॉर्मल जो है कि आपका माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछेगा। यहाँ पे वर्नियर माइक्रोमीटर पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.001 मिलीमीटर। क्लियर। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे क्या क्या दिया आपको, थिम्बल डिवीजन दिया गया था। थिम्बल डिवीजन इसका कितना आ जाएगा, तो 9 थिम्बल डिवीजन इक्वल टू 9 थिम्बल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब जो मैं लिखते जा रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए और देखिएगा मैं क्या बताना चाहूँ। 9 थिम्बल डिवीजन इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर। फिर 9 थिम्बल डिवीजन का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है वन वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना है 0.001, तो 9 को 0.001 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.09 मिलीमीटर इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है। क्लियर। और जब इसको जो है कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन को जो है कि इससे हम भाग देंगे किसमें, तो 0.09 डिवाइडेड बाई ये 10 जो है कि नीचे आ जाएगा तो क्या हमारा निकल के आ जाएगा 0.009। आप इसको भाग दे के देख लेना। तो जब आप इसको भाग दोगे तो क्या हमारा निकला, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू हो गया, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.009। क्लियर। उसका जो इतना होता है तो उसके वजह यहाँ से अगर हम इसको माइनस करेंगे, ये वाला मेन स्केल डिवीजन ऊपर वाला लाइन को आप इसको जो कि माइनस कर लोगे तो कितना आपके पास आएगा, आपके पास आएगा 0.001। ये यहाँ पे mm में हो गया। ये क्या हो गया, ये लिस्ट काउंट निकला जो हमने इसका बारे में आपको ये समझाना चाह रहा था। इसका लिस्ट काउंट हमारे कहाँ पे, इस टाइप से हमारे यहाँ पे लिस्ट काउंट देखो निकल गया ना वर्नियर स्केल डिवीजन का 0.001 मिलीमीटर। तो ये हो गया हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन। क्लियर। अब जब इतना आ गया तो हमसे क्या क्या दिया हुआ है, जब भी हम अगर टोटल रीडिंग हम जब भी निकालते हैं हमारा पूछेगा टोटल रीडिंग कितना होगा। जब टोटल रीडिंग की अगर हम लोग बात करते हैं टोटल रीडिंग के तो उसमें क्या क्या जोड़ेंगे, मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पे क्या क्या जोड़ेंगे, मेन स्केल डिवीजन प्लस थिम्बल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। जब तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा कलर का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा मेन स्केल डिवीजन क्या हो गया 12.5। थिम्बल डिवीजन कितना है हमारा, हम लोग का थिम्बल डिवीजन कितना था 0.28। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना थिम्बल डिवीजन का रीडिंग जो कि दिया हुआ है 28 डिवीजन, तो यानी कि हम लोग उसको जोड़ देंगे 0.28 और प्लस में वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, हमने क्या निकाला था यहाँ पे आया 0.001। इसको जब 6 डिवीजन मेल खाता है तो क्या हो जाएगा 0.006। जब सभी को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 12.786। कहाँ पे है 12.786, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा सा खिचड़ी पका हुआ जैसा दिख रहा हो तो पूरा कचड़ा जैसा, तो आप इसको जो है कि आराम से क्लीन करके एक एक धीरे धीरे आप उसको देख सकते हो। यहाँ से मैं आपको क्लीन करके बता दे रहा हूँ। लास्ट आपको मैं बोलूँगा कि जो कि टोटल रीडिंग की अगर हम बात करें तो टोटल रीडिंग में कौन कौन सा जुड़ता है, मेन स्केल डिवीजन प्लस थिम्बल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो कितना हो गया, मेन स्केल डिवीजन कितना है हमारा, ये 12.5 यहाँ पे दिया हुआ है जो कि स्लिप का रीडिंग है, तो 12.5। थिम्बल डिवीजन कितना हो गया, तो देखिए 28 भाग मैच खाता है, तो 28 भाग इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, लिस्ट का निकाला 0.001। तो 28 को जब इससे हम लोग गुना कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 0.28 प्लस फिर क्या है वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन का क्या बोला कि छठा भाग जो कि मेल खाता है, तो जो छठा भाग इसको मेल खाएगा तो 0.006 डिवीजन। और जब सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, जब सबको जोड़ोगे ना तो 12.786 मिलीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर। अब इससे बेहतर और क्या ही बताया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, देखिए कितना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपका देख के रहे कि क्वेश्चन कितना बड़ा है। ये इतना बड़ा तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन ही सारा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन और ऑप्शन को देखिए कभी भी आपको
ये क्या होता है, ऐसा आजकल में पहले आता था वन लाइनर क्वेश्चन, अब आता है स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट बेस्ड के रिगार्डिंग हमने जो कि क्वेश्चन भी तैयार किया है, तो ये कैसा क्वेश्चन तो पढ़ लो यहाँ से तो पता चलेगा। ड्रिल बिट को ग्राइंड करते समय सर्वोत्तम प्रदर्शन यानी कि सबसे अच्छा जो है कि के लिए सही ज्यामिति करेक्ट ज्योमेट्रिक बनाए रखना आवश्यक होता है। बात सही कि जब भी हम ट्विस्ट ड्रिल को ड्रिल करेंगे, सॉरी ट्विस्ट ड्रिल का जब हम ग्राइंड करते हैं तो उसका जो है कि उसका सही वो कार्य करे, इसके लिए हमको जो है कि करेक्ट ज्योमेट्रिकल में बनाना हो, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस के अंतर्गत हमको टॉलरेंस के अंतर्गत बनाना हो। बात तो सही है। फिर बोलता है मानक ट्विस्ट ड्रिल स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल का ग्राइंडिंग करते समय किन मुख्य बातों को, किन मुख्य कोनों यानी कि कौन कौन सा एंगल पर विचार करना चाहिए और वे ड्रिलिंग प्रक्रिया ड्रिलिंग प्रोसेस को कैसे प्रभावित करता है। अगर ये बोलना चाह रहा है कि जब हम किसी भी ड्रिल को हम जब ग्राइंडिंग में ग्राइंड कर रहे हैं, रीशार्प कर रहे हैं, तो फिर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है ओनली लेंथ, क्या मतलब केवल लंबाई की एफिशिएंसी और चिप निर्माण को प्रभावित करती है। अगर मान लीजिए हम ऐसा ग्राइंडिंग करें ताकि सिर्फ और लेंथ को और एफिशिएंसी और चिप फॉर्मेशन को प्रभावित करे, उसके रिगार्डिंग। सेकेंड ऑप्शन बोलता है यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन के लिए, क्या ओनली डायमीटर के और इफिशिएंसी चिप फॉर्मेशन को। तो देखिए सिर्फ लेंथ से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायमीटर से हमको कोई मतलब नहीं कभी ड्रिल का ग्राइंडिंग से, ठीक है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है सी में कि केवल बिंदु को यानी कि पॉइंट एंगल के एफिशिएंसी और चिप निर्माण की चिप फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। तो क्या ये, और अगला आप देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है लिप क्लियरेंस एंड पॉइंट एंगल एफिशिएंसी एंड चिप फॉर्मेशन, यानी कि लिप एंगल, क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल एंड एफिशिएंसी एंड चिप फॉर्मेशन, क्या सभी को। तो जी हाँ, जब भी हम ड्रिल का ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है, तो उस समय हमें जो है कि लिप क्लियरेंस, पॉइंट एंगल, आपका जो है कि क्लियरेंस एंगल और इफिशिएंसी, चिप फॉर्मेशन, ये सारा जब सही काम करे, इन सभी बातों को ध्यान रखकर हम किसी भी ड्रिल बिट का ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए सी भी इसके नियरेस्ट था, पर सी में क्या था ना कि पॉइंट एंगल दिया हुआ था, ओनली पॉइंट एंगल करके, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लिप क्लियरेंस भी दिया है, पॉइंट भी दिया है, तो हर तरह के जितने आगे में उसका कौन होता है वो सारा कौन को उसमें देखना पड़ता है कि हमारा जो है कि ड्रिल बिट आगे अच्छे से वर्क करे, उसके रिगार्डिंग जो है कि इसको ड्रिल किया, इसको जो है कि ग्राइंड किया जाता है। हाँ एक मिनट, अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टैंडर्ड ट्विस्ट ड्रिल को ग्राइंड करते समय पॉइंट एंगल 118 डिग्री रखा गया है। ये बोला जाए कि एक स्टैंडर्ड जो है कि ड्रिल बिट है उसका पॉइंट एंगल 118 डिग्री रखा गया, लेकिन एक कटिंग लिप्स दूसरी की तुलना में थोड़ी लंबी हो जाती है। लेकिन जब वो ग्राइंड किया तो उसका जो दो लिप्स एंगल होना चाहिए था कटिंग लिप, उसमें से एक लिप जो है कि थोड़ी जो है कि दूसरे से लंबी हो जाती है। तो ड्रिलिंग के दौरान सबसे संभावित यानी कि मोस्ट लाइकली इफेक्ट क्या होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन बोलता है छेद का व्यास सही रहेगा। तो भाई जब दो अलग अलग साइज का अगर बन गया है उसका पॉइंट, तो कभी दोनों का साइज तो पॉइंट एंगल सही तो रहेगा नहीं, छेद का डायमीटर तो कभी रहेगा नहीं सही, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोलता है कटिंग बॉल असंतुलित हो जाएगी जिससे ड्रिल भटक सकते और आवश्यकता से बड़ा छेद बना सकते हैं। जी हाँ, सब ये कारण है। अगला भी कारण देख लेते हैं, केवल चिप का रंग बदलेगा ड्रिलिंग की सटीकता प्रभावित नहीं होगी। जी हाँ, ड्रिलिंग की सटीकता भी प्रभावित होगी। रंग बदलने से नहीं, रंग क्या होता है अपर्याप्त कूलेंट की वजह से होता है। रंग जो है कि अगर हम सही से कूलेंट का प्रवाह नहीं करते हैं उसकी वजह से जो है कि वहाँ पे उसका कलर में इफेक्ट पड़ता है। फिर नेक्स्ट डी ऑप्शन बोलता है असमान जो है कि लिप लेंथ की भरपाई के स्पिंडल की गति स्वतः कम है। तो स्पिंडल का स्पीड से जो है कि वो ड्रिल बिट का ग्राइंडिंग से कोई मतलब नहीं है। तो इसका राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, यानी कि जो कि कटिंग जो होगा वो सही से एक डायरेक्शन में नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा कि अपने डायरेक्शन से बड़ा हो जाएगा और वो जो है कि जितना भी डायमीटर है उससे थोड़ा सा बड़ा होल का निर्माण करेगा। क्लियर। इसीलिए जो है कि ड्रिल बिट में कभी भी ड्रिलिंग ऑपरेशन में यूनिलिटरल टॉलरेंस दिया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जब जो है कि अगर उसमें ड्रिल में ग्राइंडिंग में कुछ भी एरर हुआ तो सिर्फ और सिर्फ वो बड़ा कर सकता है, छोटा कर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है धातु का यानी कि मेटलर्जी में पुडलिंग प्रक्रिया पुडलिंग प्रोसेस का प्राथमिक उद्देश्य प्राइमरी पर्पस निम्न में से कौन सा होता है। यानी कि हम लोग देखिए यहाँ पे क्या बोला कि पुडलिंग प्रोसेस
फिर आपका क्यूपोला फर्नेस होता है, पुडलिंग फर्नेस होता है, तो अलग अलग है। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे पुडलिंग फर्नेस के रिगार्डिंग पूछा गया। तो पुडलिंग फर्नेस में क्या होता है? पहला ऑप्शन बोलता है मिश्र धातु इस्पात एलॉय स्टील बनाता है। क्या पुडलिंग फर्नेस से हम लोग एलॉय स्टील का निर्माण करते हैं? सेकंड ऑप्शन बोलता है अलोह धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल की शुद्धता प्योर करता है। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि स्टील में कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है। और फोर्थ बोलता है रिफाइंड कास्ट आयरन बाय रिमूविंग इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धियाँ इम्प्योरिटी को हटाकर कच्चे लोहा कास्ट आयरन को परिष्कृत रिफाइन करता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर है पुडलिंग फर्नेस में क्या होता है, कभी भी जो भी हम लोग क्या होता है सब पुडलिंग फर्नेस का भी इस्तेमाल होता है। सबसे पहला किसी भी मटेरियल को जो हम लोग रॉ मटेरियल को जमीन से खनिज के रूप में निकालते हैं, जब उसको हम लोग उसकी अशुद्धियों को दूर करते हैं तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पुडलिंग प्रोसेस का। तो उसमें हम लोग का क्या होता है? तो अशुद्धियों को हटाकर कच्चे लोहे यानी कि कास्ट आयरन का निर्माण करता है। इसका फुल डिटेल देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पुडलिंग प्रोसेस की क्या लिखा है। पुडलिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोला है कि रॉट आयरन का निर्माण पिग आयरन को रिफाइन कर शुद्ध करके किया जाता है। तो रॉट आयरन का निर्माण यहाँ पे जो है कि शुद्ध करके किया जाता है, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है कि पिग आयरन को रिफाइन करने की प्रक्रिया में सिलिकॉन पूरी तरह हटा दिया जाता है और फास्फोरस की बड़ी मात्रा हटा दी जाती है। जब भी देखिए पुडलिंग प्रोसेस से हम लोग करते हैं रॉ मटेरियल के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि पिग आयरन को रिफाइन करने में जो कि सिलिकॉन सबसे जो कार्बन अशुद्ध रूप में होता है सिलिकॉन, उसको हटा दिया जाता है। फिर फास्फोरस की बड़ी मात्रा को हटा दिया जाता है, ठीक है। और ग्रेफाइट को संयुक्त कार्बन यानी कि कंबाइंड कार्बन में बदल दिया जाता है। क्लियर? यह प्रक्रिया पुडलिंग फर्नेस में की जाती है। सारा जो प्रोसेस है वो पुडलिंग फर्नेस में किया जाता है। यहाँ पे देखिए पुडलिंग फर्नेस प्रोसेस कैसे होता है यहाँ पे दिखाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी वेल्डिंग कार्य को शुरू करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। बात सही है कि कोई भी हम वेल्डिंग हो, मशीनिंग हो, टर्निंग हो, लेपिंग होनी कुछ भी हो, तो उस समय हम लोगों को कोई भी वर्क करने से पहले फर्स्ट हम लोगों को सेफ्टी की आवश्यकता होती है, सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। वेल्डिंग शुरू करने से पहले निम्न में से कौन सी क्रिया की जानी चाहिए? अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सावधानियाँ तो बरतनी है, उसमें कौन सी क्रिया की जानी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है इग्नोर सेफ्टी प्रोटोकॉल, सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करें। तो भैया ये तो सेफ्टी के विपरीत है ना, कि सेफ्टी अगर ये तो सेफ्टी के खिलाफ है, तो इसको अगर हम लोग अनदेखा करेंगे तब तो फिर हम लोग दुर्घटना होना ही है। सेकंड ऑप्शन बोलता है किसी भी उपलब्ध वेल्डिंग रॉड का उपयोग, जी नहीं, स्टैंडर्ड वेल्डिंग रॉड का ही इस्तेमाल करेंगे जब जिसमें अगर CTC करना है, जिसमें जिस तरह का आपको वेल्डिंग करना है उस वैसा ही आपको वेल्डिंग धातु का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वेल्डिंग रॉड का। थर्ड ऑप्शन बोलता है उपकरण की जांच किए बिना वेल्डिंग शुरू, जी नहीं, कभी भी अगर हम उपकरण की जांच किए बिना अगर हम वेल्डिंग शुरू कर देंगे तो हमें एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया? उपकरणों का निरीक्षण करें और ज्वलनशील पदार्थ को हटाएं। जी हाँ, पहले तो हमको जो है कि टूल्स का उसका अच्छा से चेक करना है और उसके बाद जो है वहाँ पे जो भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको हटा के उसके बाद हमें काम करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इंटरनेशनल अलॉय डिग्नेशन सिस्टम IADS द्वारा 2000 रेंज यानी कि 2000 सीरीज के रूप में जो कि नामित एल्युमिनियम एज हार्डनेबल मिश्र धातु एल्युमिनियम एज हार्डनेबल एलॉयज निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? देखिए ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही कम बार पूछा गया है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार इसरो में इसको पूछा जा सकता है। इससे पहले ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ NFL में पूछा गया है, ठीक है। NFL में जो एग्ज़ाम हुआ था नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड का, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था और वहीं का ये क्वेश्चन आपको जो ये वाला क्वेश्चन जो हमने लेके आए हैं ये NFL का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि इंटरनेशनल अलॉय डिग्नेशन में IADS में जो कि 2000 सीरीज के रूप में किसे नामित किया जाता है? इसको आंसर बताने से पहले जो कि मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकेंड है ड्यूरोलियम, थर्ड है सिलुमीन और फोर्थ है बेरिन एल्युमिनियम, ठीक है। अब इसको जो है कि डिटेल्स में हम लोग जानेंगे पहले। तो सबसे पहले अगर हम 2000 रेंज की बात करें तो 2000 रेंज किस में होता है? तो ड्यूरोलियम, जिसमें कि कॉपर होता है, ठीक है। और ये क्या इसका फॉर्म होता है, कहाँ पे यूज़ करते हैं? एयरक्राफ्ट
और डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। क्लियर। फिर मैग्नीशियम की अगर बात करें तो मैग्नीशियम जो 5000 सीरीज के अंतर्गत आता है। फिर सिलियम की बात करें तो 4000 के सीरीज में आता है। ये सारा आपको जो है कि सिलिकॉन, बेरियम, ये सारा जो है कि आपको अलग अलग यहाँ पे दिखाया गया है। तो 2000 में कौन सा आता है, तो एल्युमिनियम जो कि ड्यूलियम के रूप में पाया जाता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया, क्वेश्चन पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। बीम और गार्ड्स, ठीक पूछा भैया। बीम और गार्ड्स जैसे संरचनात्मक घटकों यानी कि स्ट्रक्चर कंपोनेंट को बनाने के लिए किस प्रकार का प्लेन कार्बन स्टील सबसे उपयुक्त है। ये बोलना चाह रहा है कि किसी प्रकार का एक गार्ड्स बनाना है, बीम बनाना है, तो किस प्रकार के हम मेटल का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है टूल स्टील, सेकंड ऑप्शन बोलता है लो कार्बन स्टील, थर्ड ऑप्शन बोलता है हाई कार्बन स्टील और फोर्थ बोलता है मीडियम कार्बन स्टील। तो यहाँ पे किसी प्रकार का गार्ड्स वगैरह बनाने की बात की जा रही है। तो गार्ड जब बनाने की बात होगी तो किसका हम लोग बनाते हैं, तो हम लोग लो कार्बन स्टील का बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नैनो, फिर देखिए आपका एक स्टेटमेंट बेस यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या है, पहले ही क्वेश्चन को पूरा बड़ा कर लेते हैं, उसका देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है निर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के कैटलॉग से किसी जो है कि अनुप्रयोग एप्लीकेशन है तो बेल्ट का चयन करने के लिए निम्न में से कौन सी जानकारी हो सकती है। यानी कि बोलना चाह रहा है कि जब हमको कहीं भी अगर बेल्ट का इस्तेमाल करना है, किसी भी शाफ्ट या पुल्ली को रोटेट करना हो या फिर मशीन का अन्य अलग ऑपरेशन करना हो, उस समय हम बेल्ट और पुल्ली का जब हम इस्तेमाल करें तो किसकी आवश्यकता हमको सबसे ज़्यादा, क्या किस चीज़ को हम देखेंगे। पहला देखेंगे क्या हम पावर टू बी ट्रांसमिशन यानी कि प्रेषित की जाए शक्ति का। तो जी हाँ, इसका तो हम लोग भाई किसी भी तरह से लोग तो सोचते हैं कि हमको जब भी किस पे इस्तेमाल करना है, जैसे कि फ्लैट बेल्ट पे, फ्लैट ग्रूव है या भी है, तो जिस टाइप से वो तो जी हाँ पावर ट्रांसमिट कहाँ करना है। सेकंड है इनपुट और आउटपुट स्पीड, जी हाँ इनपुट और आउटपुट स्पीड में भी। थर्ड है पुलियों के बीच सेंटर की दूरी, जी हाँ ये डिस्टेंस कितना है इस दोनों के बीच का, ये हमको देखना। नहीं तो फिर क्या होगा ना, अगर हम डिस्टेंस को देखेंगे इन्हें तो क्या होगा कि छोटा बड़ा हम मार्केट से ले आएंगे, जो कि फिर हमारा बाद में किसी भी काम का नहीं रहेगा। फिर टाइप्स ऑफ लोड, किस प्रकार का हम उसके ऊपर लोड देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ, स्टेटमेंट क्या बोलता है क्या ओनली 1 and 3 आर रिक्वायर्ड, क्या 1 और 3 का हम अगर बात को लेके चले तो क्या हमारा सही हो जाएगा। तो फिर बोलता है 1 और 2, 3 and 4। तो इसमें जो है कि हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ा था, सभी हमारे काम के लिए है, यानी ऑल ऑफ दिस। तो जब भी हम लोग को ऐसा इस्तेमाल करना है कि पावर ट्रांसमिशन, जब भी बेल्ट का खरीदना है तो हम लोग को किस प्रकार ट्रांसमिशन करना है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए दो शाफ्ट एंड पुल्ली के बीच, उसका डिस्टेंस के हिसाब से, किस प्रकार का हैवी लोड है, सॉफ्ट लोड है, लाइट वेट का वर्क करना है। तो ये सारी चीज़ को हम लोग को देखकर इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका प्लास्टिक रैपर यानी कि डस्टबिन से रिलेटेड, कि डस्टबिन में जो प्लास्टिक अगर हम लोग रैपर को किस प्रकार के डस्टबिन में हम लोग जो है कि डालेंगे, जो कचरे निपटाने के लिए किस रंग के कूड़ेदान डस्टबिन कलर कोड का उपयोग जाता है। तो यहाँ किसके बारे में बात किया है, प्लास्टिक वेपर का। तो हम लोग कहाँ पे डालते हैं, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है रेड डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन, ग्रीन या फिर येलो। तो जब हम लोग बात करें अगर प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक हम लोग जो है कि येलो में डालते हैं। तो देखिए ये क्या होता है ना कि हर एग्ज़ाम में एक ना एक आपको कलर कोड से पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे मैं सारा कलर कोड लेके आया हूँ, 6 कलर कोड आपका जो बेसिकली होता है वो सारा मैं आपके सामने लिखा है। जैसे कि पेपर की अगर बात करें, वेस्ट पेपर अगर डालना है तो किस में डालेंगे, ब्लू कलर के डस्टबिन में, ठीक है। प्लास्टिक येलो हो जाएगा, मेटल के लिए रेड, ग्लास के लिए ग्रीन, फूड के लिए ब्लैक एंड अदर जो भी है हमारे पास बच जाएगा वो सारा जो है कि स्काई ब्लू में आ जाएगा। जैसे कि आपका क्लॉथ्स वगैरह हो गया, कपड़ा वगैरह, तो कहाँ पे जाएगा, स्काई ब्लू वगैरह में, स्काई ब्लू कलर के डस्टबिन में आप हम डाल सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है कि 4 जबड़े वाले फोरजा चक की तुलना में 3 जबड़े वाले चक का उपयोग, 3 चक का मुख्य लाभ क्या है। तो एक बोला कि एक फोरजा चक है और एक 3 चक है। तो इन दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें फोरजा में और 3 में, तो क्या बेनिफिट है 3 में फोरजा के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि फोरजा चक में क्या होता है कि हम लोग एक्यूरेसी ज़्यादा ला सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग डायलिंग करते हैं तो उसमें हायर डायल एक्यूरेट में ला सकते हैं, किसके मुकाबले, 3 के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे
और क्या होता है फोर्जा में, हम किसी भी कंपोनेंट को जॉब को काफ़ी मजबूती से होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसमें 4 जबड़ा होते हैं, सब एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला कि फोर्स के मुकाबले 3 में क्या बेनिफिट है, तो देख लेते भैया। तो 3 में क्या होता है, 4 में जो है कि हमको डायलिंग करने में टाइम ज़्यादा लगता है, और 3 चक में क्या होता है, डायलिंग जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ है। हाई क्लैंपिंग फोर्स तो फोर्जा में होता है। ठीक है, क्विक एंड इजीली टू सेटअप, जी हाँ, सेटअप करने के बाद जो है कि 3 में जल्दी हम लोग कर सकते हैं फोर्जा के मुकाबले। फिर बोलता है एलोज इंडिपेंडेंट जो एडजस्टमेंट है, यानी कि जबड़ों की स्वतंत्र समायोजन इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट के लिए। तो जी हाँ, सेल्फ जो है कि स्वतंत्र क्या होता है, इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं, तो फोर्जा के लिए, क्योंकि फोर्जा में चारों जाज को आपस में जो है कि होल्ड लॉक करने के लिए सबको अलग अलग से टाइट करना पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है वर्क पीस को उच्च परिशुद्धता हाई प्रिसीजन के साथ, तो ये भी हम लोग का फोर्जों में होता है। क्लियर, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्विक जल्दी से जॉब को बांधने के लिए या डायल करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैकेनिकल एडवांटेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक वाशर किसी प्रणाली सिस्टम में यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज में किस प्रकार योगदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सबसे अच्छा वर्णन क्या है कि एक वाशर जो है कि किस प्रकार का सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज का लाभ प्रदान करता है। अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल एडवांटेज की, तो सबसे पहले बात कि मैकेनिकल एडवांटेज की फॉर्मूला क्या होता है। तो जब भी अगर हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज की फॉर्मूला की हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जब हमारा स्प्रिंग के ऊपर एक तरफ जो कि फोर्स पड़ता है तो ये क्या करता है, सारे एरिया में सभी तरफ जो कि भार को, प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। क्या ऐसा रिलेट करके कोई ऑप्शन है, देख लेते हैं। अगर ऑप्शन होगा तो हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है लगाया गया टॉर्क अप्लाइड टॉर्क को बढ़ाता है, जी नहीं, टॉर्क को तो नहीं बढ़ाता है। रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स, यानी कि पार्ट्सों के बीच घर्षण को कम करता है। क्या स्प्रिंग घर्षण को कम करता है, नहीं, वाइब्रेशन को भले जरूर कम करता है। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि प्रेशर कम करने के लिए भार लोड को वितरित करता है, जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूट लोड टू रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर को कम करने के लिए वो अपने भार को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 धातु प्लेटों को एक साथ सुरक्षित रूप से रिवेट करने की मानक प्रक्रिया स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है, और इस प्रक्रिया में शामिल प्रत्येक उपकरण टूल्स का क्या फंक्शन है। ठीक है, ऑप्शन दिया है पहला, यहाँ पे बोलता है कि 2 प्लेट यानी कि मेटल प्लेट है। क्लियर, अब इसको जो है कि आपस में जोड़ना है, और वो भी किसके सहायता से जोड़ना है, तो रिवेट की सहायता से। क्लियर, तो रिवेट की सहायता से इसको जो है कि जोड़ना है। तो उस स्थिति में है जो कि क्या हम लोग को स्टैंडर्ड वर्क करना होता है, पहला धातु प्लेट को उन्हें काटे, फिर वेल्डिंग करें और फिर रिवेटिंग करें। तो जी नहीं, जब हमको रिवेटिंग करना है तो हम कहीं भी उस स्थिति में वेल्डिंग नहीं कर सकते। क्यों, रिवेटिंग हमारा टेम्प्रोरी परमानेंट, ये टेम्प्रोरी फास्टनर होती है। ठीक है, सेमी परमानेंट फास्टनर होती है, और वेल्डिंग हमारा परमानेंट है। तो जब हम वेल्डिंग कर दें तो उसमें हमें रिवेट करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऑप्शन ये गलत रहेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है, सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, प्लेटों को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लेटों को एडजस्ट लगाएं, उन्हें क्लैंप करें और फिर रिवेट करें। प्लेटों को एडहेसिंग करें, यानी कि एडहेसिंग क्यों करेंगे भैया, जब हमको बोला गया क्लियर है कि हमको यहाँ पे जो है कि फास्टनर यानी कि रिवेट के द्वारा होल्ड लॉक करना है, तो इसमें एडहेसिव क्यों करेंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बोलता है प्लेटों में होल करें, रिवेट्स को गर्म करें और फिर उन्हें सुरक्षित करने के लिए हथौड़े हैमर का प्रहार करें। गुड, ये हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं आगे क्या ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है प्लेटों को होल करें, फिर उसको संरेखण करें यानी कि अलाइन करें, फिर उसमें जो है कि रिवेट डालें, उसे सेट करने के लिए डॉली और स्नैप का उपयोग करें, और रिवेट जोड़ को जॉइंट को इंस्पेक्ट करें। तो जी हाँ, 3 के मुकाबले फोर्थ जो है कि जो हमारा ज़्यादा सही उत्तर होगा, इसलिए 3 आंसर ना होके फोर्थ होगा। क्योंकि देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, आपको सारे स्टेटमेंट को पढ़ना होगा तब आप जाकर, क्योंकि कभी भी हम लोग जब भी 2 प्लेट को संरेखित कर रहे होते हैं
तो और जब हम उसमें रिवेट डालते हैं तो रिवेट का क्या कैसे होता है कि पहले जो है कि दोनों में ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके अलाइन करेंगे, अलाइन करने के बाद जो है कि रिवेट को डालेंगे, और रिवेट को डालने के लिए एक हेड पर जो है कि हम किसका का इस्तेमाल करते हैं, डॉली का, ठीक है, डॉली का इस्तेमाल करेंगे। और डॉली का इस्तेमाल करने के बाद दूसरे साइड में असनेट का उपयोग करके जो है कि रिवेट हेड को जॉइंट को सही से करेंगे, और फिर उसके बाद कंप्लीट होने के बाद इंस्पेक्शन भी करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर। यहाँ पे थर्ड भी होता है लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो है कि उससे ज़्यादा सटीक बैठ रहा था, इसलिए हम लोग जो है कि फोर्थ ऑप्शन को लेकर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक गियर सिस्टम का वेग अनुपात वेलोसिटी रेशियो 4:1 है। यदि इनपुट स्पीड 120 RPM है तो आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे हमने कई बार सिखाया N1/N2 फिर यहाँ पे हो जाएगा N2/N1, ठीक है, या फिर D1। यहाँ पे आपको कई बार आपको यहाँ पे D1 D2 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इस घबराना नहीं है, कोई कुछ भी रहे, आपको आसानी से बस क्या करना है, रेशियो बोला गया 4:1 और यहाँ पे 4 का वैल्यू दिया गया 120, तो ठीक है, तो ये आपका जो है कि वेलोसिटी रेशियो में इनपुट आपको दिया गया है और आउटपुट आपको पता करना है। तो आउटपुट के लिए तो यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 30 टाइम्स में कट जाएगा, तो आउटपुट हमारा कितना हो जाएगा 30 RPM। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको 2 उपाय है, एक या तो आप क्वेश्चन को रट जाओ, क्योंकि भैया ये इसरो का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये इसरो में पूछा गया, ऑलमोस्ट मैं कई 3 से 4 सेट में इसको देख चुका हूँ, तो ना जाने और कितने भी क्वेश्चन कई बार इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया होगा। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। यदि m किलोग्राम पर मीटर के बेल्ट ड्राइव को शक्ति पावर ट्रांसमिट करने के लिए P का प्रारंभिक तनाव इनिशियल टेंसल दिया जाता है, तो अधिकतम शक्ति से मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट का उच्चतम वेग यानी ऑप्टिमम वेलोसिटी भी निम्नलिखित में से किस से संबंधित रिलेशनशिप द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इस चारों में से क्या होगा। सबसे पहली बात कि जब भी अगर हम लोग को बात करें इनिशियल ट्रांसमिशन के, तो इनिशियल ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या होता है। इनिशियल ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है T/T/3, ठीक है, ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। और दूसरा क्या होता है, Tc=mv²। क्लियर। तो यहाँ पे ये सेकेंड ऑप्शन को फॉर्मूला को आप लगा के इसको बना सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाने का कोशिश करता हूँ। आई होप आपको ये समझ में भी काफ़ी अच्छे से आएगा। Tc= लिखा mv², तो जब Tc यहाँ पे है तो यहाँ और इसको जो है कि क्या बोला है, Tc इनिशियल को यहाँ पे P से डिनोट किया गया है, तो P/3 इनिशियल टेंसाइल जो है कि P उसको जो 3 से भाग देने पे यहाँ पे क्या बचा mv², तो यहाँ पे ये रह गया। जब इसमें हम v² को अगर हम इधर ले आएँ तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, ये P इधर चला जाएगा, P/3m, ये 3 भी गया, P/3 इधर चला गया और m पहले से यहाँ पे था, ये v² इधर आ गया। जब ये इधर आ गया तो ये v² जब v हटेगा v² से जब ये स्क्वायर हटेगा, ये स्क्वायर जब हटेगा तो क्या हो जाएगा, v= हम लोग का क्या हो जाएगा, v= हो जाएगा √P/3m, ठीक है। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया v= √P/3m, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको देख लेते हैं। कौन सा उठाने वाला उपकरण यानी लिफ्टिंग अप्लाइड सामान्यतः भारी सामान यानी कि हेवी लिफ्टिंग उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें से एक ड्रम के चारों ओर लिपटी हुई चैन या रस्सी होती रोप होती है। ये बोलना चाह रहा है कि एक ड्रम है, इसमें के चारों तरफ एक रोप में वायर जो है कि लिपटी हुई है, तो ये कौन सा है, क्या होस्टी है, क्रेन है, फॉर्कलिफ्ट है या फिर पुल्ली है। पुल्ली साधारणतः हम लोग हर कोई देख चुके हैं। पुल्ली क्या होता है, ज़्यादातर नहीं देख को कुआं वगैरह से पानी निकालने के लिए आप देखते हो वहाँ पे पुल्ली का इस्तेमाल किया था। पुल्ली में क्या होता है, एक साइड से एक रोप से लोहा ये रस्सी से खींचते, दूसरे साइड से क्या होता है, ये हैवी वेट को उठाते हैं, ठीक है। पर ये क्या बोल रहा है, हैवी लिफ्टिंग के लिए, हैवी लिफ्टिंग है। फिर ये हो गया पुल्ली का।
फिर आता है फोर्कलिफ्ट। फोर्कलिफ्ट क्या होता है, वो एक प्रकार का 4 पहिया वाहन होता है। इसमें क्या होता है, आगे में एक लगाव रहता है और इसके ऊपर हम लोग लोड को रख के कहीं भी एक स्थान से दूसरी जगह स्थान ले जाते हैं। फिर आता है क्रेन। क्रेन क्या होता है, हेवी लोड को ये भी ट्रांसफर करने के लिए। और पर यहाँ पे क्या बोलता है, एक ड्रम में एक चैन जो है कि यहाँ पे लिफ्ट किया हुआ है कुछ इस प्रकार से। आपको मैं ड्राइंग भी दिखा देता हूँ। देखो ये है ड्राइंग, ये किसका ड्राइंग है, यहाँ पे देखो एक स्विच है, ये मोटर है और यहाँ पे जो है कि चैन में यहाँ पे लिफ्ट किया हुआ है और यहाँ पे एक हुक लगा हुआ है। तो ये क्या कौन सा होता है, होस्ट, इसका नाम है होस्टिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगी। और काफ़ी हैवी लोड के लिए तो हम लोग क्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलने देते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ट्रेमल में रॉड के लिए सामान्यतः किस सामग्री यानी कि मेटल का उपयोग करता है। जो हम लोग का ट्रेमल होता है उसमें जो रॉड लगा हुआ रहता है उसके लिए किस मेटल का वो रॉड बना हुआ होता है। ट्रेमल की सबसे पहली बात कि ट्रेमल का हम लोग इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो लार्ज सर्कल ऑफ डायमीटर खींचने का 1800 mm 1200 mm 1200 से अधिक mm 1200 प्लस जितना भी हम लोग सर्कल खींचना होगा उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे जो दोनों के बीच में जो हम लोग का रॉड लगा हुआ रहता है वो किसका होता है, तो मेटल यानी कि ऑप्शन में डी का हो जाएगा राइट आंसर। कैसा होता है, तो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, ये ऊपर वाला ये हम लोग का ट्रेमल है जो कि यहाँ पे रॉड दिया गया है। यहाँ पे आपका मेजर सर्कल खींचने के लिए 2 डिवाइडिंग पॉइंट है और ये बो क्या है, ये एक हमारा बो कंपास, लार्ज बो कंपास जो कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक बेलनाकार टैंक यानी कि सिलेंड्रिकल टैंक की ऊंचाई हाइट 3 मीटर और बेस रेडियस 1.5 मीटर है। ठीक है, तो टैंक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करें स्क्वायर मीटर में। तो जब अभी सिलेंड्रिकल टैंक में जो टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया इसका टू क्या हो जाएगा, 2πr² h होता है ना, 2πr² h। जो इसको हम लोग मल्टीप्लाई बैठा देंगे 2 × 3.14, पाई का मान क्या होता है 3.14, r² r कितना भैया, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 3, h का मान हमारा 3 मीटर 3 दिया गया है। जो सभी को गुना करें तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 42.42 यहाँ पे गुना करके दिखा दो तो 42.39 यानी कि लगभग बोल सकते हैं कि 42.4 मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकालना है, लगाना है 2πr² h और सबका मान यहाँ पे बैठा देना है तो ये आसानी से आ जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सी धातु मेटल अपने उत्कृष्ट मशीनीकृत के लिए जानी जाती है, इसका उपयोग सामान्यतः गेजिंग के उत्पादन के लिए किया जाता है। यानी कि कौन, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे से कौन सा मेटल है जिसका इस्तेमाल हम लोग गेज बनाने के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्टील, पिग आयरन, कास्ट आयरन या फिर रॉट आयरन। तो हम लोग जानते हैं कि पिग आयरन सबसे जो है कि खराब लोहा मटेरियल में से एक है, जो जिसको कि हम लोग निकाल के इसको प्रोसेस करके हैं। मतलब जब पिग आयरन को प्रोसेस करते हैं तो क्या हम लोग का निर्माण क्या मिलता है, तो हम लोग को कास्ट आयरन मिलता है। यानी कि ये तो सबसे घटिया किस्म का लोहा है। ये इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा इन प्रॉपर्टीज यानी कि इसमें अशुद्धियाँ मिली होती है। जब यहाँ से साफ करते हैं तो कास्ट आयरन, कास्ट आयरन से साफ करके हम लोग क्या निकालते हैं, रॉट आयरन। तो सबसे शुद्ध लोहा क्या होता है, रॉट आयरन। उससे कम शुद्ध यानी कि कास्ट आयरन। इसका निर्माण क्या करते हैं, बेड वगैरह बनाने के लिए। रॉट आयरन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, क्रेन का हुक, जहाँ पे हम लोग इसको मेल्टिंग ना कर पाए यहाँ पे इसको हम लोग सिर्फ फोर्जिंग करते हैं। और जब बात आती है कि गेज वगैरह बनाने के लिए, गेज बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं। ये अलग अलग प्रकार का स्टील होता है, जैसे कि वेनेडियम स्टील, टूल स्टील, तो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे स्टील का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, सीट मेटल के कार्य में प्रयोग किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के स्टेक्स में से ब्लो हॉर्न स्टेक विशेष रूप से बहुउद्देश्य के अलग अलग उद्देश्य के लिए है। इसका डिजाइन क्या है और यह किन विशिष्ट कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ब्लो हॉर्न स्टेक की अगर हम बात करें तो पहले उसका ड्राइंग देखिए। ब्लो हॉर्न स्टेक किस प्रकार का होता है, तो कुछ एक तरफ देखिए पतला नोच होता है, दूसरा
साइड में थोड़ा बड़ा सा नोच होता है, या फिर इसका जिसको नोच बोले या फिर चोच बोले, दिख रहा ना, एक तरफ पतला चोच है, दूसरा तरफ बड़ा चोच है। ये शीट मेटल वर्क में होता है। और वहीं पे अगर फॉर्जिंग सेक्शन में होता तो वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे हम लोग का एनविल होता। ऑप्शन देख लेते हैं। मोड़ ने बेंडिंग के लिए समतल फ्लैट सर्फेस, जैसे फ्लैट सर्फेस निर्माण कर सकते हैं तो जी नहीं, फ्लैट सर्फेस का तो निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया है आकार फॉर्मिंग और रिवेटिंग के लिए छोटे और लंबे पतले शंक्वाकार हॉर्न, यानी कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टेपर्ड हॉर्न के लिए ये हो सकता है। ऑप्शन बी तो यहाँ पे लग रहा है। और देख लेते हैं केवल धातु मेटल्स काटने के लिए, जी नहीं, काटने के लिए तो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे बोलता है एंगल्स मापने डिजाइन किया जाता है, एंगल्स थोड़ी नापते हैं स्टेक से, इसका क्या करते हैं तो आकार देते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, रिवेटिंग करते हैं, ये सारी चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारे जो कि टोटल 20 क्वेश्चन का यहाँ पे हमने आज देखा। कंटिन्यू आपका जो है कि हमारा टारगेट है कि डेली आपके लिए जो कि मैं 50 MCQ क्वेश्चन लेके आऊँ, आप लोग जो है कि डेली वॉच करो। और अगर वीडियो पसंद आए तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जो है कि ज़रूर शेयर कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्द, जैसे कि इसरो का एग्ज़ाम तो आपका आ ही गया है, डेट आपको 20 तारीख से एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर अगर इसरो का एग्ज़ाम होने के बाद आपका BTSC का भी एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप लोग को तैयारी में जुटे रहने की आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वॉचिंग द थैंक यू एंड बाय बाय।